वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 185 है। टेस्ट सीरीज यूपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 185 या जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे। इम्पोर्टेंट है एस्टेरॉयड, ठीक है। बहुत प्रश्न बने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे, चाहे करंट से रिलेटेड अगर कोई एस्टेरॉयड समाचारों की सुर्खियों में रहा उससे, या किन दो ग्रहों की बेल्ट के बीच ये पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड। तो विश्व भर में 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। तो ए है इसका आंसर, कल मनाया गया ये। देखिए, विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस यानी इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे 3 जून को मनाया जाता है। और दुनिया भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया गया था? 30 जून 2017 को मनाया गया था। प्रश्न उठता है कि होते क्या हैं ये एस्टेरॉयड, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तो वे आकाशीय पिंड जो आकार में छोटे चट्टानों से बने होते हैं और मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति के बीच एक बेल्ट में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत प्रश्न बने इससे। मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं एक बेल्ट में एस्टेरॉयड। अच्छा, एक होता है धूमकेतु, इंग्लिश में बोलते हैं उसको कॉमेट। वो क्या है? तो कॉमेट जो है बर्फ और धूल से बना एक आकाशीय पिंड है जो कुइपर बेल्ट और उल्ट बादलों में उत्पन्न होता है, यानी ऑर्ट क्लाउड्स। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, उस नदी का नाम बता दीजिए जिसमें एक टैंक फंसने से सेना के 5 जवानों की हाल ही में मृत्यु हो गई। तो इस टैंक का नाम है T-72 टैंक, भारतीय सेना का टैंक है ये, ठीक है। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया और टैंक जो है उस नदी में फंस गया और डूबने के कारण 5 जो जवान है वो शहीद हो गए। और ये नदी है श्योक नदी। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो 28 जून 2024 को की रात को एक दुखद घटना हुई जिसमें पूर्वी लद्दाख के न्योमा चुशुल क्षेत्र में एक दुर्घटना हुई जिसमें 5 सैन्य कर्मियों की जान चली गई और एक जूनियर कमीशन ऑफिसर और 4 जवान सेना के टैंक अभ्यास के बाद लौट रहे थे। तभी उनका जो T-72 टैंक है पूर्वी लद्दाख के न्योमा चुशुल क्षेत्र में सासेर ब्रांगसा के पास श्योक नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से टैंक नदी में फंस गया और उसमें सवार जो 5 सैनिक थे डूबने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। बाकी ये श्योक नदी के कारण सब हुआ, तो श्योक नदी से अगर प्रश्न बनेगा तो श्योक नदी का उद्गम स्थल क्या है? रिमो ग्लेशियर है। और रिमो ग्लेशियर लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर का हिस्सा है। और श्योक नदी किस नदी की सहायक नदी है? सिंधु नदी की। और श्योक नदी की लंबाई कितनी है? तो लगभग 550 किलोमीटर है श्योक नदी की लंबाई। और इसकी मुख्य दाहिने किनारे की जो सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है, वो है नुब्रा नदी। तो श्योक नदी की मुख्य दाहिने किनारे की नदी नुब्रा नदी, और श्योक नदी खुद किस नदी की सहायक नदी? सिंधु नदी की। रिमो ग्लेशियर से निकलती है। रिमो ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर का हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 3 पर है, जून 2024 में वित्त कार्यवाही कार्यबल की बैठक कहाँ आयोजित की गई? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई है सिंगापुर में। ये है इसका आंसर। देखिए, वित्त कार्यवाही कार्यबल जो है मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण के खिलाफ एक वैश्विक निकाय है। इसकी बैठक 26 से 28 जून 2024 को सिंगापुर में आयोजित की गई। और वित्त कार्यवाही कार्यबल का मुख्यालय पूछ ले तो फ्रांस के पेरिस में है। और वित्त कार्यवाही कार्यबल ने भारत को नियमित अनुवर्ती श्रेणी में रखा है, इसको याद रखिएगा। और इस श्रेणी में रूस, फ्रांस, इटली और यूनाइटेड किंगडम भी शामिल है। बाकी FATF की अगर फुल फॉर्म क्या है तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4, भारत के 35वें वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम मिस्री, विनय मोहन क्वात्रा, KPS मेनन, S जयशंकर। ये तो विदेश मंत्री हैं। विदेश मंत्री के लिए होता है एक IS रैंक का अधिकारी, ठीक है, जिसको बोलते हैं सचिव यानी सेक्रेटरी। तो इन्हीं के होते हैं वो बेसिकली। और ये हैं नए, इनका नाम है विक्रम मिस्त्री और इन्होंने स्थान लिया है विनय मोहन क्वात्रा का। और भारत के पहले विदेश सचिव का नाम पूछ ले तो KPS मेनन।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में विक्रम मिस्री की नियुक्ति को मंजूरी दी है और वह विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लेंगे और 15 जुलाई 2024 को विदेश सचिव के रूप में अपना पदभार संभालेंगे। बाकी विक्रम मिस्री भारत के 35वें विदेश सचिव होंगे और KPS मेनन भारत के पहले विदेश सचिव थे जिन्हें आज़ादी के बाद भारत सरकार द्वारा वर्तमान विदेश मंत्रालय के निर्माण के बाद 1948 में नियुक्त किया गया था। अभी हाल ही में सैटरडे को यानी 29 जून 2024 को ICC T20 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सफल हुआ, मतलब उसका फाइनल मैच खेला गया और वो जीता किसने सभी को पता है, और उसमें हारा कौन सभी को पता होगा। तो किस देश ने जीता? भारत ने जीता है ये, ठीक है। तो सी है इसका आंसर, यानी भारत हो गया विजेता। और उपविजेता कौन रहा? दक्षिण अफ्रीका। अच्छा, इससे रिलेटेड, इस श्रृंखला से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो यहाँ वन लाइनर कर दिए गए। जैसे कि चैंपियंस कौन रहा, विजेता कौन रहा? भारत रहा दूसरी बार T20 का। पहली बार कब जीता था? 2007 में जीता था। रनर अप कौन रहा? उपविजेता दक्षिण अफ्रीका। मेजबान देश कौन कौन थे? वेस्ट इंडीज़ और संयुक्त राज्य अमेरिका। आयोजन तिथि थी 1 जून से 29 जून 2024 तक। श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है, यानी मैन ऑफ द सीरीज़ कौन है? भारत का जसप्रीत बुमराह, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भारत के हो गए जसप्रीत बुमराह। और सर्वाधिक रन किसने बनाए ये पूछ ले तो पूरी श्रृंखला में अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज ने 281 रन बनाए। सर्वाधिक विकेट किसने लिए? अफगानिस्तान के फजल हक फारूकी ने 17 लिए और साथ ही भारत के अर्शदीप ने भी 17 लिए, अर्शदीप सिंह ने। तो ये तो 24 का हो गया जो संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में खेला गया था। 2022 का कहाँ खेला गया था पूछ ले तो ऑस्ट्रेलिया खेला गया था, ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। 2026 का कहाँ खेला जाएगा? हर 2 साल में आता है ये T20 और 50 ओवर का वाला आता है हर 4 साल में। तो अगला खेला जाएगा भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से, ठीक है। इतने इससे रिलेटेड पॉइंट याद रखिए, अगर प्रश्न बना तो इससे बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? चुना गया है एंटोनियो कोस्टा को, ठीक है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? चार्ल्स मिशेल का। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और एंटोनियो कोस्टा जो है वो बेल्जियम के चार्ल्स मिशेल की जगह लेंगे और 1 अक्टूबर 2024 को पदभार संभालेंगे। यूरोपीय संघ का मुख्यालय पूछ ले तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश का पहला बायो प्लास्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश का पहला बायो प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा लखीमपुर खीरी जिले में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, 1000 हेक्टेयर भूमि पर विकसित होने वाला बायो प्लास्टिक पार्क का निर्माण लखीमपुर खीरी जिले की गोला गोकर्णनाथ तहसील के कुंभी गांव में किया जाएगा। अच्छा, बायो प्लास्टिक क्या है? बायो प्लास्टिक एक बायोडिग्रेडेबल सामग्री है जो सूरजमुखी, मक्का, चुकंदर जैसे नवीकरणीय स्रोतों से बनाई जाती है और इसे कृषि फसलों, सेलुलोज या आलू और मकई स्टार्च अपशिष्ट से प्राप्त प्राकृतिक पॉलीमर से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? तो पहला भी होगा कोई। नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी असम, जयपुर सैन्य स्टेशन और रानीखेत सैन्य स्टेशन, इन तीनों में से कोई एक है। देखिए, दूसरा जो है वो तो है जयपुर सैन्य स्टेशन और पहला जो है वो है नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी असम। 2019 में ये बना और ये 24 में। रानीखेत सैन्य स्टेशन जैसा कुछ नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए, प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला भारत का दूसरा सैन्य स्टेशन है जयपुर सैन्य स्टेशन। और प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का पहला सैन्य स्टेशन 2019 में बना नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी असम। कुछ रिलेटेड प्रश्न इससे, जैसे कि सड़कों के निर्माण में प्लास्टिक कचरे का उपयोग करने की तकनीक विकसित करने का प्रणेता किसे माना जाता है? तो प्रोफेसर राजगोपालन वासुदेवन को, और वह भारत के प्लास्टिक मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। भारत में सड़कों के निर्माण के लिए कितने प्रतिशत प्लास्टिक कचरे को कोलतार के साथ मिलाने की अनुमति है? तो इसका उत्तर है 10%।
इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस उपन्यास को प्रदान किया गया है? तो जैनी का उपन्यास है ये, और इस उपन्यास का नाम है कैरोस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, टॉम्ब ऑफ सैंड, द इनहेरिटेंस लॉस, ये सब भारतीय लेखकों के उपन्यास हैं। ठीक है, किरण देसाई का है इनहेरिटेंस लॉस, और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय। देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जैनी एर्पेनवेक द्वारा लिखित और माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित कैरोस को प्रदान किया गया, KAIROS। ठीक है, लिखा किसने? जैनी एर्पेनवेक ने, और अनुवाद किसने किया है? माइकल हॉफमैन। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जिसे मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता था, वर्ष 2005 में प्रारंभ किया गया था और अंग्रेजी में अनुवादित और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित एक पुस्तक के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार का उद्देश्य है वैश्विक कथा साहित्य को बढ़ावा देना और अनुवादकों के कार्य की सराहना करना। पुरस्कार राशि इंपॉर्टेंट है, 50,000 पौंड यानी 64,000 अमेरिकी डॉलर, जो लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से साझा की जाती है। तो जैनी और माइकल हॉफमैन के बीच ये समान रूप से साझा की जाएगी, क्योंकि एक लेखक है, दूसरा अनुवादक है। और भारतीय परिदृश्य में इससे अगर कोई प्रश्न बने तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले इन भारतीयों को उनके कार्य या उपन्यास या पुस्तक के साथ सही सुमेलित कीजिए। यह लेखक, यह उनके कार्य, पुस्तक या उपन्यास। गीतांजलि श्री, अरविंद अडिग, अरुंधति राय, सलमान रुश्दी, और नीचे हैं आपके कोट, सुमेल कर दीजिए इनको। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स तो सभी को पता होगा, अरुंधति राय से ये सुमेलित होगा। गीतांजलि श्री का जो उपन्यास है वो है टॉम्ब ऑफ सैंड, यानी ए का हो गया 4। अरविंद अडिग का उपन्यास है द वाटर टाइगर, और सलमान रश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन। बहुत पूछा गया ये प्रश्न एग्जाम्स में, तो ए का हो गया 4 और बी का हो गया 1। तो ए का हो गया 4, बी का हो गया 1, सी का हो गया 2 और डी का हो गया 3। ये 1 आएगा ना, यहाँ यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन कौन? वर्ष 1971 में BS नायपाल, इन अ फ्री स्टेट, और 1981 में सलमान रश्दी, मिडनाइट चिल्ड्रन। 1997 में अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। वर्ष 2006 में किरण देसाई, द इनहेरिटेंस लॉस। वर्ष 2008 में अरविंद अडिग, द वाटर टाइगर। वर्ष 2022 में गीतांजलि श्री, टॉम्ब ऑफ सैंड। इंपॉर्टेंट तालिका है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1 जुलाई 2024 को स्टॉप डायरिया अभियान शुरू करने जा रहा है? स्टॉप डायरिया यानी आज से ही उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग 1 जुलाई 2024 को स्टॉप डायरिया अभियान शुरू करने जा रहा है। 12 प्रश्न है, भारतीय कॉफ़ी बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन यहाँ पर, कौन सा इनकरेक्ट होगा वो पूछ रहा है। भारतीय कॉफ़ी बोर्ड कॉफ़ी अधिनियम 1942 की धारा 4 के तहत गठित एक वैधानिक संगठन है और इसका मुख्यालय है केरल में। भारतीय कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय है कर्नाटक में। तो गलत कौन सा है? दूसरा वाला गलत है, वही आंसर है। देखिए, भारतीय कॉफ़ी बोर्ड कॉफ़ी अधिनियम 1942 की धारा 4 के तहत एक वैधानिक निकाय है और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है ये, और इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में, ना कि केरल में। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। जल विद्युत और सौर ऊर्जा के संयोजन से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो वही है जिसकी हाल ही में छत गिर गई थी एक स्विफ्ट डिज़ायर के ऊपर, यानी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या दिल्ली हवाई अड्डा। तो दिल्ली हवाई अड्डा या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी तरह से जल और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। यह कदम वर्ष 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट के लक्ष्य को हासिल करने का एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। भारत के नए संसद भवन का डिज़ाइन किस आर्किटेक्ट द्वारा तैयार किया गया है? इंपॉर्टेंट होते हैं, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। राजीव सैनी, अनंत राजे, BV दोशी, विमल पटेल।
क्या है इसका आंसर, ए या बी? इसका आंसर है बिमल पटेल, ऑप्शन नंबर ए। तो भारत के नए संसद भवन का डिज़ाइन प्रसिद्ध आर्किटेक्ट विमल पटेल द्वारा किया गया है। और नया संसद भवन जो है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे गुजरात स्थित एक आर्किटेक्ट फर्म HCP डिजाइन्स ने तैयार किया है। दोनों नाम याद रखिएगा, खासकर बिमल पटेल का और HCP डिजाइन्स का भी। क्वेश्चन नंबर 15 अंतिम प्रश्न है, 15 प्रश्न ऐड किए गए थे इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा देश पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक, प्रश्न बनेगा कई बार एग्जाम में, ओपेक का मेंबर नहीं है। ओपेक का सदस्य देश भारत है क्या? नहीं। ओपेक का सदस्य देश ईरान है, सऊदी अरब है, इराक है क्या? इराक भी है, वेनेजुएला भी है, जॉर्डन नहीं है, जॉर्डन ही आंसर है। तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी ओपेक एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1960 में बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा की गई थी। और इस संगठन का उद्देश्य अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना तथा उपभोक्ता को पेट्रोलियम की कुशल, आर्थिक और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तेल बाजारों का स्थिरीकरण सुनिश्चित करना। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया के वियना में। तो बड़े ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ ये टेस्ट नंबर 185 था। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट PDF सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।